गुड मॉर्निंग बेटा। माई सेल्फ गुरजीत कौर बड़वाल। आज केमिस्ट्री सॉल्यूशंस चैप्टर का एक नया टॉपिक, दैट इज वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर क्या होता है, वेपर प्रेशर पे किस साइंटिस्ट ने काम किया, वेपर प्रेशर कैसे कैसे सॉल्यूशंस का हमें स्टडी करना है, वो सारा आज के लेक्चर में अलोंग विद फ्यू न्यूमेरिकल्स। सो लेट्स स्टार्ट विद वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर क्या रहता है बेटा? वेपर प्रेशर, इसको जानने के लिए हम उठाते हैं एक एग्जांपल। तो लेट अस कंसिडर कि मेरे पास दो बकेट पानी है। आई एम हैविंग टू बकेट्स विच आर हाफ फिल्ड विद वाटर। दोनों में पानी है, ठीक है। एक को मैंने ऊपर से रखा हुआ है खुला बेटा, सेम साइज की बकेट हैविंग सेम अमाउंट ऑफ वाटर, आई हैव कवर्ड इट फ्रॉम द टॉप। दूसरी वाली में भी पानी ही है, इसको मैंने ऊपर से कवर कर दिया। दिस इज कवर्ड, दैट मीन्स ये कैसा सिस्टम हुआ? ये है हमारा क्लोज्ड सिस्टम। एंड ये कैसा सिस्टम है बेटा? दिस इज ओपन सिस्टम। सिस्टम वो पार्ट पूरे यूनिवर्स का जिसे हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, दैट इज सिस्टम, ठीक है। तो जो ओपन है बेटा, बाहर आपने रख दिया धूप में, जो आपका ओपन है, सूरज की लाइट से इसके मॉलिक्यूल्स क्या एब्जॉर्ब करेंगे बेटा जी? एनर्जी। ये भी करेंगे, सेम थिंग विल हैपन ओवर हियर आल्सो, दो इट इज कवर्ड। बट ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल ही आइसोलेटेड सिस्टम है, हीट एक्सचेंज भी नहीं हो सकता। यहां पे भी मॉलिक्यूल्स दे डेफिनेटली विल एब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम सनलाइट। लाइट एब्जॉर्ब की, एनर्जी आ गई मॉलिक्यूल्स के पास। मॉलिक्यूल्स क्लोजली स्पेस्ड हैं, दैट मीन्स इनके अंदर कुछ फोर्सेस ऑफ इंटरेक्शन है। फोर्सेस ऑफ इंटरेक्शन मीन्स वो फोर्स जो इन मॉलिक्यूल्स को पकड़े हुए बैठी हुई है, ठीक है। अब इन मॉलिक्यूल्स को एनर्जी मिली, तो ये जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ इंटरेक्शन है, दे विल बिकम वीक। वीक होने के साथ विद टाइम ये बॉन्ड क्या होगा? ब्रेक। बॉन्ड ब्रेक होते ही मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से दूरी पे, मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से दूरी पे मींस दे आर फ्री टू मूव। दे आर फ्री टू मूव। इफ दे आर फ्री टू मूव बेटा, दैट मीन्स इनकी कौन सी एनर्जी बढ़ गई यहां पे? काइनेटिक एनर्जी। दोनों में सेम पैटर्न विल हैपन। एनर्जी एब्सॉर्ब की, एनर्जी एब्सॉर्ब करके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक हुई। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक होने से दोनों के बीच का बॉन्ड टूटा। बॉन्ड टूटने से मॉलिक्यूल्स विल बी सेपरेटेड अपार्ट। मॉलिक्यूल्स दूर दूर हुए, भागने दौड़ने लगेंगे, तो काइनेटिक एनर्जी डेफिनेटली विल इंक्रीज। दोनों में सेम पैटर्न हुआ। अब बेटा मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से यहां से बॉन्ड टूट रहे हैं, दैट मीन्स इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से जो हमारा है बेटा जी ओपन सिस्टम, जो हमारा है ओपन सिस्टम, उसके मॉलिक्यूल्स अपना कंटेनर छोड़ के विल एस्केप इनटू द एनवायरमेंट, ठीक है। यहां से निकलेंगे अपने कंटेनर में से, एनवायरमेंट में, एटमॉस्फेयर में चले जाएंगे, ठीक है। तो यहां पे इवेपोरेशन हुई। इवेपोरेशन से क्या हुआ? कंटेनर के अंदर लिक्विड का लेवल धीरे धीरे धीरे, आपने पहले मार्क करके रखा हुआ है सपोज दोनों कंटेनर्स में, तो लिक्विड का लेवल विल लोअर डाउन। लिक्विड जा कहां रहा? इनटू द एटमॉस्फेयर, ठीक है। तो जो आपका ओपन वेसल है, ओपन वेसल में दो चीजें होंगी बेटा, एनर्जी चेंज के साथ साथ मैटर चेंज भी। एनर्जी तो ली मॉलिक्यूल्स ने, एनर्जी लेने के बाद उन्होंने अपने कंटेनर को भी छोड़ दिया, मींस मैटर एक्सचेंज भी हो रहा है ओपन सिस्टम में।
लेट्स मूव टू द अदर वन विच इज क्लोज्ड वन। एनर्जी तो इन मॉलिक्यूल्स ने भी ली, इनका भी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, वीक होने के बाद बॉन्ड टूटा, बट ये कंटेनर ऊपर से एज आई सेड वाज कवर्ड। बीइंग कवर्ड, तो ये मॉलिक्यूल्स बेटा यहां से कहां चले गए, जो ऊपर खाली जगह पड़ी थी वहां पे इकट्ठे होने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो क्या होगा, एनर्जी एक्सचेंज डेफिनेटली इज देयर, पानी का लेवल भी नीचे जाएगा फॉर श्योर, बट वो पानी इसी कंटेनर में है इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स, मतलब मैटर एक्सचेंज यहां पे नहीं हुआ। जितना बाय मास आपने लिक्विड इस कंटेनर में लिया था उसका वेट चेंज नहीं होगा, वेट विल स्टे द सेम व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट क्लोज्ड वेसल। सिर्फ स्टेट चेंज हुई, लिक्विड से वेपर फॉर्म में मॉलिक्यूल्स सेम ही कंटेनर में घूम रहे हैं। इसमें क्या हो रहा है, मॉलिक्यूल्स एनर्जी लेके अपने घर को छोड़ के बाहर इन द एनवायरमेंट चले गए हैं। तो यहाँ पे एनर्जी चेंज के साथ साथ मैटर चेंज भी हुआ। ठीक है बेटा, अब हमारा टॉपिक है वेपर प्रेशर। अब वेपर प्रेशर, जो कंटेनर में वेपर्स है ही नहीं, they will not be able to create any sort of a pressure, means हम वेपर प्रेशर में कैसे कंटेनर्स की बात करेंगे, क्लोज्ड कंटेनर्स। मतलब पहली चीज जो आपको पता लगी वो है कि वेपर प्रेशर क्लोज्ड वेसल्स में ही क्रिएट होता है। अगर कंटेनर ओपन रखोगे, ओपन कंटेनर में मॉलिक्यूल्स, दे विल नॉट बी एबल टू एक्सर्ट एनी सॉर्ट ऑफ अ प्रेशर ऑन दिस पर्टिकुलर लिक्विड। ठीक है, ओके बेटा, तो अब हमारे पास एक है क्लोज्ड वेसल वी हैव टेकन। इस क्लोज्ड वेसल में कोई सा भी लिक्विड आपने ले लिया, लेट इट बी वाटर इटसेल्फ, कोई सा भी लिक्विड लिया, उस लिक्विड को अगर आप रख रहे हो रूम टेम्परेचर पे, दैट इज एट 25 डिग्री सेल्सियस, सेम सा ही कंटेनर विद सेम अमाउंट ऑफ लिक्विड एंड सेम टाइप ऑफ लिक्विड। ठीक है, हाँ जी, इवेपोरेशन कर रहे हैं अगर हम, सॉरी वेपर प्रेशर अगर हम कर रहे हैं तो वेसल कैसा होना चाहिए, द वेसल शुड बी क्लोज्ड फ्रॉम द टॉप, ओनली देन we will be able to study vapor pressure। तो यहाँ पे भी पानी ही है बेटा, इसमें सेम अमाउंट you have taken, but the difference is इसको आपने रूम टेम्परेचर पे रखा, इसको आपने ओपन में रख दिया। सपोज आजकल गर्मी बहुत है, बाहर टेम्परेचर है 40 डिग्री सेल्सियस, लेट इट बी। ठीक है, अब बेटा किन मॉलिक्यूल्स को जल्दी एनर्जी मिलेगी, कौन से मॉलिक्यूल्स जल्दी वेपर फॉर्म में जाएंगे, तो जिनको एनर्जी ज्यादा मिली, इन मॉलिक्यूल्स को हमने 40 डिग्री सेल्सियस पे रखा, वो ज्यादा हीट एब्जॉर्ब करेंगे, ज्यादा हीट एब्जॉर्ब करेंगे, जल्दी बॉन्ड ब्रेक होगा, जल्दी बॉन्ड ब्रेक होगा तो जल्दी यहाँ पे वेपर्स बनने शुरू होंगे। मींस अगर टेम्परेचर ज्यादा तो वेपर प्रेशर फास्टली बिल्डअप होगा, अगर टेम्परेचर ज्यादा तो वेपर प्रेशर जल्दी क्रिएट होगा। वेपर प्रेशर यहां पे भी आएगा, यहां वाले मॉलिक्यूल्स भी वेपर फॉर्म में जाएंगे बेटा, बट यहाँ पे प्रोसेस विल बी बिट स्लो। तो इवेपोरेशन दोनों सिचुएशंस में हो रही है, बट फास्ट किस में हो रही है, जिस कंटेनर का टेम्परेचर ज्यादा, क्योंकि टेम्परेचर ज्यादा का मतलब क्या है, मॉलिक्यूल्स को एनर्जी मिल रही है, एनर्जी मिलके, सपोज आपने खाना नहीं खा रखा तो आप घर में चुपचाप बैठे रहते हो, जैसे ही आपको फूड मिला, आपने खाना खाया, आपकी बॉडी को एनर्जी मिली, तो यू पीपल स्टार्ट डूइंग वर्क इन अ मोर एनर्जेटिक वे। सेम इज द थिंग व्हाट इज हैपनिंग हियर। यहाँ पे छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं, इनको बाहर से कुछ एनर्जी मिली, एनर्जी मिलके इनमें हिलजुल शुरू होगी, जिसकी वजह से इनके बीच का बॉन्ड टूटेगा, बॉन्ड टूट के काइनेटिक एनर्जी बढ़ के ये मॉलिक्यूल्स जाएंगे वेपर फॉर्म में। हमें इतना भी पता है कि गैस के मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू लिक्विड मॉलिक्यूल्स, इनमें काइनेटिक एनर्जी कम होती है। अब बाहर से एनर्जी मिली, एनर्जी बढ़ी, एनर्जी बढ़ के वेपर फॉर्म में गए, काइनेटिक एनर्जी गैसियस मॉलिक्यूल्स की ज्यादा होती है एज कंपेयर टू लिक्विड। ओके बेटा, अब बात कर लेते हैं कि वेपर प्रेशर क्या,
व्हाट इज वेपर प्रेशर? अब जब यहाँ पे मॉलिक्यूल्स हमारे बढ़ते जाएंगे, हमारे मॉलिक्यूल्स का काउंट बढ़ते जा रहा है, ऊपर खाली जगह में मॉलिक्यूल्स मॉलिक्यूल्स इतने मॉलिक्यूल्स हो गए, बहुत बार बात कर ली, काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा होगी। व्हेन दे आर मूविंग they will keep colliding among themselves, they will keep colliding with the walls of the container, and most importantly they will keep colliding with the surface of liquid as well। ठीक है, तो जब उनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा, they will start running here and there randomly। ठीक है, randomly they will start running here and there। when they are running, they will collide with the walls of the container, among themselves they will collide, and moreover they will collide with the surface of the liquid as well। जब वो लिक्विड के सरफेस पे टकराएंगे बेटा, दो बॉल्स जब आपस में टकराती हैं तो वो एक दूसरे पे प्रेशर क्रिएट करती है। ठीक है जी, तो जब ये मॉलिक्यूल्स ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड व्हेन दे विल कोलाइड, दे विल एक्सर्ट प्रेशर ऑन द सरफेस ऑफ द लिक्विड। इसी प्रेशर को बोलते हैं हम वेपर प्रेशर। तो वेपर प्रेशर बेटा क्या हुआ? व्हाट इज वेपर प्रेशर? वेपर प्रेशर is the pressure exerted by the vapors, exerted by the vapors on the surface of liquid। किसके surface पे? on the surface of liquid when both gets into equilibrium। when both, अब ये both कौन है बेटा? both में हमारे पास liquid and vapors। when both are in equilibrium with each other, when both are in equilibrium with each other, equilibrium with each other। तो बेटा क्या हुआ वेपर प्रेशर? इट इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर्स। वेपर्स जो प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं किसके सरफेस पे? लिक्विड के सरफेस पे। कब एक्सर्ट कर रहे हैं? जब दोनों आपस में दे गेट इनटू इक्विलिब्रियम। अब इक्विलिब्रियम वर्ड का क्या मतलब हुआ बेटा? इक्विलिब्रियम का मतलब है हमारे पास के जब ऐसी सिचुएशन आ गई कि ऊपर बहुत सारे वेपर्स हो गए हैं, जब वो वेपर्स आके यहाँ पे टकरा रहे हैं बेटा, तो क्या हो रहा है? हमारे पास लिक्विड लगातार चेंज हो रहा वेपर्स में बाय द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन। एंड जब हमारे पास बहुत सारे वेपर्स अपर सरफेस में हो जाएंगे, उस टाइम एक और प्रोसेस साइमल्टेनियसली इन रिवर्स डायरेक्शन विल स्टार्ट, दैट इज योर वेपर्स विल स्टार्ट कन्वर्टिंग इनटू लिक्विड स्टेट बाय द प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन। ठीक है, तो दोनों प्रोसेसेस कंटेनर में साइमल्टेनियसली होने शुरू होंगे। एक फॉरवर्ड दैट इज लिक्विड टू वेपर, दूसरा बैकवर्ड दैट इज फ्रॉम वेपर टू लिक्विड। इसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम। हमें देखने में ऐसी स्टेज में लगता है कि हमारे कंटेनर में कोई प्रोसेस नहीं हो रहा, बट एग्जैक्टली क्या हो रहा होता है? जितना रिएक्शन फॉरवर्ड हो रहा होता है उतना ही बैकवर्ड हो रहा होता है। तो हमें पता चला कि वेपर प्रेशर क्या रहता है। अब वेपर प्रेशर में बेटा बारी बारी एक टर्म यूज होगी, इवेपोरेशन। व्हाट इज इवेपोरेशन? इवेपोरेशन एंड बॉइलिंग एक्चुअली दो टर्म्स हैं, कुछ बच्चे इनको मिस तो कर लेते हैं। दूसरी टर्म कौन सी है? बॉइलिंग। हम यूज करेंगे वर्ड इवेपोरेशन। इवेपोरेशन क्या रहता है? जैसे कोई भी लिक्विड के मॉलिक्यूल सपोज कर लेते हैं लेयर टू लेयर पड़े हुए हैं, लेयर टू लेयर पड़े हैं, तो इवेपोरेशन में क्या होगा? पहले पहली लेयर वेपर फॉर्म में जाएगी, द टॉप मोस्ट लेयर। दैट मीन्स इवेपोरेशन इज अ सरफेस phenomenon। evaporation is a surface phenomenon। जो पहली चीज आपको याद रखनी है
दैट इट इज अ सरफेस फिनोमिनन। पहली लेयर वेपर फॉर्म में, दूसरी लेयर एक्सपोज होगी, अब वो वेपर फॉर्म में जानी शुरू होगी बेटा, देन थर्ड लेयर एंड सो ऑन। बट व्हाट अबाउट बॉइलिंग? बॉइलिंग एक फिक्स्ड टेम्परेचर पे होती है, पहली चीज तो फिक्स्ड टेम्परेचर पे। फॉर एग्जाम्पल, if I say that boiling point of water, कितना रहता है boiling point of water? That is 100 degree Celsius. Boiling point of water is 100 degree Celsius. अगर इससे कम टेम्परेचर है तो पानी उबलेगा नहीं बेटा, एवेपोरेट हो सकता है, ठीक है, उबलेगा नहीं। उबलने के लिए अगर आपने किसी कंटेनर में पानी भर के गैस पे रख दिया, जब तक इस पानी का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस या 273.15 केल्विन नहीं होगा, इट विल नॉट स्टार्ट बॉइलिंग। सॉरी, नॉट 273, इट विल बी 373.15 केल्विन, ठीक है, इतना नहीं होगा, इट विल नॉट स्टार्ट बॉइलिंग। तो पहली चीज, बॉइलिंग एक फिक्स टेम्परेचर पे होती है, बट इवेपोरेशन जो है इट अकर्स एट एनी टेम्परेचर, किसी भी टेम्परेचर पे शुरू हो जाती है इवेपोरेशन। आपने बकेट भर के पानी की बाहर धूप में रख दी, थोड़ी देर बाद देखोगे पानी का लेवल धीमे धीमे नीचे जाना शुरू होगा, मींस इवेपोरेशन का प्रोसेस वहां पे शुरू हो गया। वेयर एज बॉइलिंग तब तक नहीं होगी जब तक एक पर्टिकुलर टेम्परेचर अचीव नहीं करेगा आपका लिक्विड। हर सब्सटेंस का बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग रहता है। दूसरी चीज, बॉइलिंग इज अ बल्क फिनोमिनन, दिस वाज अ सरफेस फिनोमिनन, वेयर एज बॉइलिंग इज अ बल्क फिनोमिनन। बल्क फिनोमिनन का क्या मतलब हुआ बेटा? कोई जरूरी नहीं है कि पहले वेपर फॉर्म में टॉप मोस्ट लेयर वाला मॉलिक्यूल ही जाएगा। यहाँ पे जब पानी गर्म होके उबलना शुरू होगा तो नीचे वाले मॉलिक्यूल भी वेपर फॉर्म में पहले जा सकते हैं। पानी खंगलना शुरू हो जाता है, मॉलिक्यूल्स दे स्टार्ट मूविंग अप एंड डाउन, सो एनी ऑफ द मॉलिक्यूल कैन गेट इनटू वेपर फेज फर्स्ट, ठीक है। तो ये डिफरेंस भी आपको जानना बहुत जरूरी है, बिकॉज वी विल बी डीलिंग विद टर्म इवेपोरेशन नॉट बॉइलिंग, ठीक है। तो इवेपोरेशन इज अ सरफेस फिनोमिनन, इट अकर्स एट एनी टेम्परेचर। ये चीज की बात की हमने यहाँ पे, ठीक है बेटा। तो हमें पता लग गया कि इवेपोरेशन क्या होता है। हमें पूरे कॉन्सेप्ट में वी विल बी डीलिंग विद इवेपोरेशन एंड क्लोज्ड कंटेनर्स, जब हम बात कर रहे हैं किसकी? वेपर प्रेशर की। अब वेपर प्रेशर किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं? फैक्टर्स ऑन विच वेपर प्रेशर डिपेंड्स, क्या कहते हो बेटा? वैसे हमने इनडायरेक्टली वी हैव डिस्कस्ड, पहला फैक्टर जिस पे वेपर प्रेशर डिपेंड करेगा दैट विल बी टेम्परेचर, दैट विल बी टेम्परेचर, ठीक है। तो बेटा टेम्परेचर, ऑब्वियसली मोर द टेम्परेचर मोर विल बी द रेट ऑफ evaporation, more will be the rate of evaporation, means more will be what? More will be the vapor pressure। अगर आपने एक कंटेनर को कमरे में रखा, दूसरे कंटेनर को आपने बाहर धूप में रख दिया, तो दोनों कवर्ड हैं फ्रॉम द टॉप, तो जो बाहर धूप में पड़ा हुआ है बेटा उसमें वेपर्स जल्दी बनेंगे और ज्यादा बनेंगे एज कंपेयर टू रूम टेम्परेचर वाला, ये हमने डिस्कस कर लिया। तो हमारे पास मोर द टेम्परेचर मोर विल बी द रेट ऑफ इवेपोरेशन एंड मोर फास्टली विल बी क्रिएटेड द वेपर प्रेशर। पहला फैक्टर टेम्परेचर। दूसरा फैक्टर बेटा कौन सा जिस पे वेपर प्रेशर डिपेंड करेगा? नेचर ऑफ लिक्विड, नेचर ऑफ लिक्विड। अब नेचर ऑफ लिक्विड में क्या करोगे बेटा? व्हाट अबाउट नेचर ऑफ लिक्विड? नेचर ऑफ लिक्विड में बात करते हैं हम। फॉर एग्जाम्पल, यू हैव टेकन इन वन कंटेनर, यू हैव टेकन वाटर, इसमें पानी के मॉलिक्यूल्स पड़े, ठीक है। दूसरे कंटेनर में यू हैव टेकन सपोज इथेनॉल, यू हैव टेकन इथेनॉल, इसमें इथेनॉल के मॉलिक्यूल्स पड़े हुए हैं, ठीक है। इथेनॉल के मॉलिक्यूल्स हैं, इथेनॉल है C2H5OH। लेटेड भी एक और कंटेनर लेते हैं जिसमें पड़ा हुआ है हमारे पास एसीटोन, ठीक है। व्हाट इज एसीटोन? एसीटोन क्या रहता है बेटा? व्हाट इज एसीटोन? एसीटोन इज CH3
COCH3। एसीटोन इज नेल पेंट रिमूवर, सबसे छोटा कीटोन एसीटोन, ठीक है, ये एसीटोन है। दिस इज अल्कोहल एंड दिस इज नॉर्मल वाटर, ठीक है। तीन अलग अलग कंटेनर्स, तीनों अलग अलग कंटेनर्स में अलग अलग लिक्विड, तीनों कंटेनर्स ऊपर से कवर, ठीक है। अब आपकी अकॉर्डिंगली सबसे जल्दी वेपर स्टेट में कौन जाएगा और क्यों, क्या कहते हो? हमारे पास एक चीज और जानो, पानी हो गया, इथेनॉल हो गया, दोनों में हाइड्रोजन बॉन्ड इज प्रेजेंट। हाइड्रोजन बॉन्ड कैसा बॉन्ड? जहां कहीं पे भी आपको फॉन एंड हाइड्रोजन, ये तीन एलिमेंट्स दे आर कंसिडर्ड एज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स ऑफ द पीरियोडिक टेबल। हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन कौन है? ये फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। इनके अगल बगल में कहीं पे भी हाइड्रोजन घूमता दिखता है ना बेटा, तो ये आपस में कौन सा बॉन्ड बना लेते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड। तो हाइड्रोजन बॉन्ड क्या करता है? बॉइलिंग पॉइंट को बढ़ा देता है, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्ड जहां कहीं पे भी प्रेजेंट होगा, इट विल इंक्रीज द बॉइलिंग पॉइंट, मतलब चीज जल्दी वेपर फॉर्म में नहीं जाएगी जहां पे हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट है। अब हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ पे हमने दो लिक्विड्स लिए, इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट है, इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट है। इसका मतलब अगर हम कंक्लूड करें, सबसे ज्यादा वेपर्स और फास्टली वेपर्स किसमें बनेंगे? नंबर 1 विल बी एसीटोन, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं पड़ा हुआ। अब इन दोनों में हाइड्रोजन बॉन्ड है, बट इसका मतलब ये भी नहीं है कि हाँ जी ये जल्दी वेपर फॉर्म में जाएगा, ये जल्दी वेपर फॉर्म में जाएगा। विच थिंग विल डिसाइड नाउ कि दोनों में से जल्दी वेपर फॉर्म में कौन जाएगा? तो यहाँ पे बात करेंगे, जब दोनों में सेम बॉन्ड प्रेजेंट है तो दूसरी कैटेगरी आती है कि काउंट क्या बॉन्ड का। इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड का काउंट ज्यादा पानी है एक मॉलिक्यूल के आसपास। इफ वी से ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड्स पड़े हुए हैं एज कंपेयर टू दैट ऑफ इथेनॉल, तो एक बॉन्ड तोड़ना तो इजी, दो बॉन्ड तोड़ने मुश्किल, तीन बॉन्ड तोड़ने और मुश्किल। इसका मतलब काउंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड इसमें ज्यादा है, मतलब ये सबसे स्लो वेपर फॉर्म में जाएगा। दूसरे नंबर पे आएगा कौन? अल्कोहल, विच विल गेट इनटू द वेपर फॉर्म। इसका मतलब ये हुआ कि टेम्परेचर, अगर आपने सभी का रूम टेम्परेचर ही रख दिया तो ये मत माइंड में सोचना कि सभी का वेपर प्रेशर भी बराबर होगा, नो। तो वो चीज किस पे डिपेंड करती है? नेचर ऑफ लिक्विड। इसमें आपने जो लिक्विड लिया उसमें फोर्सेस ऑफ इंटरेक्शन वीक थी, वीक होने की वजह से ये वाला जल्दी वेपर फॉर्म में जाएगा, जल्दी इवेपोरेट होगा तो vapors ज्यादा, and they will also start exerting pressure fastly as compared to alcohol, moreover as compared to that of water। तो सबसे ज्यादा वेपर प्रेशर इसमें, देन इसमें, देन इसमें। तो दूसरा फैक्टर क्या हुआ बेटा? नेचर ऑफ लिक्विड, कि आपने लिक्विड लिया कैसा है। तो यहाँ पे एक और टर्म आप कह सकते हो कि जो भी लिक्विड ज्यादा वॉलेटाइल होगा, जो भी लिक्विड ज्यादा वॉलेटाइल होगा वो जल्दी इवेपोरेट होगा, जल्दी इवेपोरेट होगा तो जल्दी वेपर्स बनेंगे, जल्दी वेपर्स बनेंगे तो वेपर प्रेशर भी उस लिक्विड का क्या होगा बेटा? ज्यादा। वेपर प्रेशर भी उस लिक्विड का क्या होगा? ज्यादा। जितना लिक्विड वॉलेटाइल उतनी उसकी इवेपोरेशन ज्यादा, जितनी इवेपोरेशन ज्यादा उतने वेपर ज्यादा, जितने वेपर ज्यादा उतना वेपर प्रेशर भी ज्यादा। तो दो फैक्टर्स जिन पे हमारा वेपर प्रेशर डिपेंड करता है, दैट इज टेम्परेचर, द अदर वन इज नेचर ऑफ लिक्विड। पहला हमने कौन सा किया था? दैट वाज टेम्परेचर। टेम्परेचर के साथ डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है वेपर प्रेशर। व्हाट अबाउट योर नेचर ऑफ लिक्विड? नेचर ऑफ लिक्विड के साथ कैसे कहोगे? यहां पे आ जाती हैं इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, जितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग उतना वेपर प्रेशर कम। जहां हमारे बॉन्ड गिनती में ज्यादा या स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, वहां पे इवेपोरेशन स्लो, वेपर्स कम, वेपर प्रेशर स्लो क्रिएट होगा। तो बेटा
Intermolecular force is इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेपर प्रेशर। तो ये हमारे पास दो फैक्टर्स हैं जिन पे हमारा डिपेंड करता है वेपर प्रेशर। कुछ बच्चों को ऐसा लगता है बेटा कि वेपर प्रेशर जो है हमारा वो कंटेनर पे भी डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक ऐसा कंटेनर ले लिया जिसका माउथ ऊपर से वाइड है, ठीक है। यहाँ पे एक ऐसा कंटेनर, इसके पैरेलल एक और कंटेनर ले लेते हैं जिसका माउथ ऊपर से क्या रख लेते हैं, नैरो, ठीक है। ये दो अलग अलग कंटेनर, दोनों में ही पानी भरा हुआ है। डेफिनेटली इवेपोरेशन इज अ सरफेस फेनोमेनन। अगर तो ये खुला होता तो इसमें इवेपोरेशन स्लो होता, क्योंकि एक्सपोज्ड मॉलिक्यूल्स की गिनती कम है, यहाँ पे एक्सपोज्ड मॉलिक्यूल्स की गिनती ज्यादा होगी। तो इवेपोरेशन बीइंग अ सरफेस फेनोमेनन, इवेपोरेशन यहाँ पे फास्ट होगा अगर ये ओपन होता। बट व्हाट अबाउट वेपर प्रेशर? वेपर प्रेशर में तो कंटेनर को ऊपर से ढक के रखना है, वो तो हमने ये देखना है कि यहाँ पे कितने वेपर्स बने हैं। तो शेप के साथ वेपर प्रेशर का तो कोई लेना देना नहीं है कि कंटेनर की वेसल जिसमें आपने लिक्विड रखा उसकी शेप कैसी है। तो दो फैक्टर्स हैं हमारे पास जिन पे वेपर प्रेशर डिपेंड करता है। फर्स्ट वन इज टेम्परेचर एंड द सेकेंड वन इज नेचर ऑफ लिक्विड। ठीक है बेटा, ये हुई हमारे फैक्टर्स की कहानी। फैक्टर्स के बाद बात करते हैं बेटा जी कि हमें कैसे कैसे सॉल्यूशंस का वेपर प्रेशर स्टडी करना है। तो कैसे कैसे सॉल्यूशंस का वेपर प्रेशर हमें स्टडी करना है बेटा, तो उसमें पहली ऑप्शन में आएगा लिक्विड इन लिक्विड। लिक्विड इन लिक्विड मतलब हमारा सॉल्यूट भी लिक्विड स्टेट में एंड सॉल्वेंट भी लिक्विड स्टेट में। लिक्विड इन लिक्विड मींस दोनों कंपोनेंट्स यहाँ पे क्या आए बेटा, दोनों ही कंपोनेंट्स आर वॉलेटाइल। बोथ द कंपोनेंट्स आर वॉलेटाइल। दोनों कंपोनेंट्स आसानी से वेपर फॉर्म में जा पा रहे हैं, ठीक है। दूसरा जो हमें डिस्कस करना है बेटा, दैट वन इज सॉलिड इन लिक्विड। सॉलिड पार्टिकल्स जो आपके चैप्टर में बारी बारी आपको नजर आएंगे। पहला सॉलिड विल बी यूरिया, दैट इज NH2CONH2। सॉलिड के अंदर फोर्सेस ऑफ इंटरेक्शन बहुत स्ट्रांग रहती है, तो ये बहुत जल्दी वेपर फॉर्म में नहीं जाते अनटिल अनलेस आप इनको अच्छा खासा एनर्जी का अमाउंट प्रोवाइड कर दो एज अ ब्राइट, ठीक है। तो यहाँ पे पहला रहेगा हमारे पास यूरिया, जो आपके पास रहेगा मॉलिक्यूलर मास 60 ग्राम्स। दूसरा रहेगा बेटा ग्लूकोज C6H12O6, मॉलिक्यूलर मास 180 ग्राम्स। तीसरा रहेगा बेटा शुगर, दैट इज C12H22O11, molecular mass 342 grams. And you can even talk about salt over here. इसका मॉलिक्यूलर मास खुद निकाल के मुझे कमेंट करना, ठीक है। तो बेटा हमारे पास दूसरे तरीके के सॉल्यूशंस जिनका वेपर प्रेशर आपको स्टडी करना है, दैट इज सॉलिड इन लिक्विड। इसका मतलब सॉल्यूट जो आपका वो सॉलिड स्टेट में है एंड सॉल्वेंट जो आपका है वो लिक्विड फेस में है। ऐसे सॉल्यूशंस में ये वाला पार्ट जो है यानी कि सॉलिड, या आप कह सकते हो जो कि सॉल्यूट है आपका, ये कोई भी रोल प्ले नहीं करेगा किसमें, इट विल नॉट प्ले एनी रोल इन वेपर प्रेशर। ये वाला पार्ट जो है आपका ये वेपर प्रेशर में कोई रोल प्ले नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि सॉलिड्स वेपर फॉर्म में नहीं जाते। अगर आपने इसको लिक्विड के अंदर घोल भी दिया तो ये खुद तो वेपर फॉर्म में जाएगा ही नहीं, उसको भी तंग करेगा, वेपर फॉर्म में जाने से रोकेगा। तो यहाँ पे वेपर प्रेशर होगा कम। इनको स्टडी करते हैं बाद में, ठीक है। दो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द एग्जांपल्स ऑफ सॉलिड सॉल्यूट्स जो आपके सिलेबस में यूरिया, ग्लूकोज, शुगर, नमक, ये सारे के सारे सॉलिड्स जो कि नॉन वॉलेटाइल कैटेगरी में आते हैं।
पहले बात करते हैं बेटा लिक्विड इन लिक्विड, यानी कि सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट दोनों ही लिक्विड स्टेट में, दोनों ही वॉलेटाइल। इसको भी एग्जाम्पल से उठाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास है बेटा एक कंटेनर भरा हुआ, कौन सा लिक्विड लें, चलो इथेनॉल। इसके अंदर मेरे पास इथेनॉल के मॉलिक्यूल्स पड़े हुए, पूरा का पूरा इथेनॉल है इसमें, प्योर इथेनॉल। इथेनॉल इज C2H5OH, इसमें है इथेनॉल। ठीक है, कंटेनर को ऊपर से कर देते हैं कवर, कंटेनर किया ऊपर से कवर, तो इसको आपने रखा टेम्परेचर लेट इट बी 35 डिग्री सेल्सियस। दूसरे कंटेनर में साथ में ही लेते हैं अनदर लिक्विड, लेट दिस बी दैट इज इथेनॉल, मिथेनॉल ले लेते हैं बेटा। तो सेम टेम्परेचर पे आपने एक और लिक्विड को कंसिडर कर लिया एंड दिस लिक्विड इज योर मीथेन। ठीक है, मिथेनॉल से भरा हुआ है ये, मिथेनॉल इज CH3OH। ठीक है, दिस इज मिथेनॉल। अब बेटा ये भी सेम टेम्परेचर पे ही रखा आपने, दैट इज 35 डिग्री सेल्सियस। धीरे धीरे क्या देखोगे, मॉलिक्यूल्स एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे, एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद दोनों कंटेनर्स में आपको वेपर्स नजर आने शुरू होंगे, दोनों ही कंटेनर में वेपर्स धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे एंड definitely they will start exerting pressure on the surface of the liquid। यहाँ पे क्योंकि प्योरली हमारे पास कौन पड़ा है, एक ही कंपोनेंट पड़ा हुआ है, दैट इज इथेनॉल। तो यहाँ पे जो प्रेशर होगा वो सिर्फ इथेनॉल की वजह से ही होगा। तो जब भी प्योर कंपोनेंट, एक ही कंपोनेंट की जब हम बात कर रहे हैं, इथेनॉल है, तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं केमिस्ट्री में, प्रेशर ऑफ प्योर इथेनॉल, नॉट P नॉट मीन्स प्रेशर ड्यू टू प्योर इथेनॉल। ऊपर सिर्फ इथेनॉल के ही वेपर्स हैं, नीचे लिक्विड फॉर्म में भी हमारे पास सिर्फ और सिर्फ क्या पड़ा था, दैट वाज इथेनॉल। तो यहाँ पे हमारे पास वेपर्स भी इथेनॉल के, लिक्विड फॉर्म में मॉलिक्यूल्स भी इथेनॉल के। तो प्योर फॉर्म में फिर से रिपीट कर रही हूँ, जब भी प्योर लिक्विड वेपर्स बना रहा है, तो अगर इथेनॉल है तो ऑब्वियसली बेटा ऊपर भी इथेनॉल के मॉलिक्यूल्स ही होंगे। कैसे रिप्रेजेंट करोगे, प्रेशर ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपोनेंट विद अ नॉट, नॉट रिप्रेजेंट प्योरिटी, प्योर फॉर्म। ठीक है, दूसरे कंटेनर में भी सेम वे, अगर आपने मिथेनॉल ले रखा है तो यहाँ पे भी वेपर्स जो होंगे सिर्फ और सिर्फ मिथेनॉल के ही होंगे। एंड यहाँ पे वेपर प्रेशर किसके साथ रिप्रेजेंट करोगे, पैर में एम डाल देते हैं क्योंकि दिस इज मिथेनॉल, दिस इज मिथेनॉल, तो पैर में हम डाल दिया, प्योर फॉर्म में ये हो। ठीक है, अपने अपने अलग अलग पड़े हुए हैं। अब क्या करते हैं, इनको इकट्ठा करके देखते हैं बेटा। इकट्ठा करके मीन्स इनका बनाते हैं सॉल्यूशन। अब हमने ले लिया एक कंटेनर और इस कंटेनर में हमने डालना शुरू किया इधर से इथेनॉल एंड इधर से मिथेनॉल। ठीक है, अब हमारे पास इस कंटेनर के बीच में दोनों मॉलिक्यूल्स आपको नजर आएंगे, दैट इज ऑफ इथेनॉल एंड मिथेनॉल। मतलब ये बन गया हमारे पास सॉल्यूशन ऑफ लिक्विड इन लिक्विड, सॉल्यूशन ऑफ लिक्विड इन लिक्विड, मॉलिक्यूल्स ऑफ इथेनॉल, इथेनॉल, इथेनॉल थोड़ा ज्यादा डाल लेते हैं। ठीक है, मॉलिक्यूल्स ऑफ इथेनॉल पड़े हैं ये हमारे पास, एंड दूसरी साइड हमारे पास इसी में हमने और क्या डाल दिया, मिथेनॉल भी डाल दिया। तो ये मॉलिक्यूल सपोज हमारे पास मिथेनॉल के हैं, तो ये बन गया बेटा अब हमारे पास सॉल्यूशन। दिस इज योर सॉल्यूशन, सॉल्यूशन किसका, ऑफ इथेनॉल C2H5OH एंड मिथेनॉल CH3OH। ओके, दोनों ही लिक्विड स्टेट में है, दोनों ही वॉलेटाइल है। कंटेनर को कर देते हैं अब ऊपर से कवर, दोनों हमने मिक्स कर लिए। अब क्या कहते हो, अब वेपर फॉर्म में कौन नजर आना शुरू होगा बेटा जी आपको, ये लेवल था हमारा सॉल्यूशन का। धीरे धीरे देखोगे आपको मिथेनॉल के मॉलिक्यूल्स वेपर फॉर्म में नजर आने शुरू होंगे।
सेम एज आपको इथेनॉल के मॉलिक्यूल्स भी वेपर फॉर्म में आने शुरू आपको नजर आने शुरू हो जाएंगे। तो दोनों ही इवेपोरेट होना शुरू हुए, दोनों ही उड़ के वेपर फॉर्म में जाना शुरू हो गए। ठीक है, अगली बात मुझे ये बताओ, मैंने आपको बोला कि सपोज मैंने इथेनॉल थोड़ा ज्यादा डाल दिया, तो इथेनॉल अगर ज्यादा डाला मैंने इसके अंदर, तो आपको नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेनॉल के भी इसके अंदर ज्यादा दिखेंगे, हाँ के ना? डेफिनेटली। आपने मिथेनॉल थोड़ा कम डाला तो मोल फ्रैक्शन मिथेनॉल की थोड़ी कम नजर आएगी। किसका मोल फ्रैक्शन ज्यादा नजर आएगा आपको इसके अंदर? इथेनॉल का, एज कंपेयर टू मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथेनॉल। मोल फ्रैक्शन का सम दैट इज XE प्लस XM कितना होता है? 1। ठीक है बेटा जी, तो हमारे पास यहां पे एक साइंटिस्ट जिन्होंने इस चीज पे काम किया, दैट इज राउल्ट, RAOULT अपोस्ट्रोफिस, राउल्ट्स लॉ। इन्होंने क्या बताया हमें यहाँ पे? इन्होंने कहा जो हमारे पास प्रेशर होगा इस सॉल्यूशन के अंदर इथेनॉल का, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कि इसके अंदर कितना मोल फ्रैक्शन इथेनॉल का है। ठीक है, सेम वे उन्होंने कहा इस सॉल्यूशन के अंदर, सेम ही सॉल्यूशन के अंदर जो प्रेशर होगा मीथेनॉल का, दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ मीथेनॉल। तो राउल्ट जी ने हमें कहा कि जो ऊपर मॉलिक्यूल्स वेपर फॉर्म में आ चुके हैं और जो प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं ऑन द सरफेस ऑफ द लिक्विड, उनका प्रेशर किस फैक्टर पे डिपेंड करेगा कि आपने इसके अंदर ये लिक्विड के कितने मोल्स डाल दिए, इस लिक्विड के कितने मोल्स डाल दिए। ऑब्वियसली जो गिनती में ज्यादा होगा वो अपनी ताकत ज्यादा दिखाएगा। ये सॉल्यूशन ऐसा जिसमें हमने इथेनॉल ज्यादा लिया, तो वेपर में भी इथेनॉल ही ज्यादा नजर आएंगे, क्योंकि दोनों तकरीबन इक्वली वॉलेटाइल लिक्विड्स हमने लिए हैं। मीथेनॉल का रेशियो हमने इन टर्म्स ऑफ मोल्स कम रखा, तो वेपर फॉर्म में आपके पास कम मॉलिक्यूल्स ऑफ मिथेनॉल नजर आएंगे। तो राउल्ट ने हमें क्या बोला? राउल्ट जी ने कहा हमें, द साइंटिस्ट ही सेड कि जो वेपर प्रेशर है सॉल्यूशन के अंदर, एक पर्टिकुलर कंपोनेंट का, एक पर्टिकुलर कंपोनेंट ये है, दूसरा कंपोनेंट ये है, इसका जो वेपर प्रेशर होगा दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। सेम वे दूसरे का भी यही सिनेरियो निकल के सामने आएगा। फिर उन्होंने कहा बेटा दैट मीन्स व्हाट ही हैज गिवन, क्योंकि सॉल्यूशन के अंदर दो कंपोनेंट्स हैं, तो टोटल प्रेशर जो होगा वो किस किस पे डिपेंड करेगा? प्रेशर ड्यू टू इथेनॉल प्लस प्रेशर ड्यू टू मिथेनॉल। अब हमारे पास PE is directly proportional to XE and PM is directly proportional to XM। अब हटाना है हमें प्रोपोर्शनैलिटी साइन। प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटा के बेटा उन्होंने यहाँ पे एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड वैल्यू डाली, दैट इज PE is equals to PE नॉट into XE। What is the PE नॉट बात कर चुके हैं, दिस इज द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट। प्योर कंपोनेंट मतलब कि जब हमारा इथेनॉल अकेला पड़ा था, जब हमारा इथेनॉल अकेला पड़ा था, उसका वेपर प्रेशर वाज PE नॉट, यानी कि वेपर प्रेशर ऑफ द कंपोनेंट इन इट्स प्योर फॉर्म। ऐसे ही PM नॉट वेपर प्रेशर था मीथेनॉल का। ठीक है बेटा, तो हमारे पास प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट जो उन्होंने डाला, दैट इज वेपर प्रेशर ऑफ द कंपोनेंट इन इट्स प्योर फॉर्म आ गया। ऐसे ही इधर बात करते हैं कि हमारा PM डेफिनेटली विल बी इक्वल्स टू PM नॉट XM। तो ये हमारे पास PM एंड PE की वैल्यूज निकल के आई अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ। अगर हम इन दोनों वैल्यूज को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दें,
हमारे पास क्या बनेगा बेटा, पीई किसके बराबर, दैट इज पीई नॉट एक्स ई प्लस इधर से क्या आया, पी एम नॉट एक्स एम। ठीक है बेटा, तो पी टोटल हमारे पास क्या निकल के आ गया यहां से, पी टोटल हमारे पास निकल के आया सम ऑफ प्रेशर ड्यू टू, सम ऑफ प्रेशर ड्यू टू बोथ द कंपोनेंट्स। ये हमारे पास एक्सप्रेशन निकल के आया किसका, टोटल प्रेशर का। टोटल प्रेशर, टोटल प्रेशर पूरे सॉल्यूशन का will be the sum of vapor pressure due to first component as well as it is a sum of vapor pressure due to both the components। ये राउल्स जी ने बोला। अब एग्जैक्ट अगर डेफिनेशन में जाएं कि राउल्स लॉ है क्या, राउल्ट लॉ क्या स्टेट करना पड़ेगा आपको, व्हाट इज राउल्स लॉ। अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ कहां से शुरू करोगे, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। टेम्परेचर क्यों कांस्टेंट बेटा, क्योंकि टेम्परेचर चेंज होने से वेपर प्रेशर चेंज होगा। एट कांस्टेंट टेम्परेचर टोटल वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन is the sum of, is the sum of vapor pressure of both the components, is the sum of vapor pressure of both the components। Moreover, what he said was is the vapor pressure, is the sum of vapor pressure of both the components। फिर उन्होंने कहा कि बेटा टोटल वेपर प्रेशर में कुछ प्रेशर इसने एक्सर्ट किया, कुछ प्रेशर इसने एक्सर्ट किया, इज द सम ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ बोथ द कंपोनेंट्स। एंड पार्शियल वेपर प्रेशर, पार्शियल क्यों, व्हाट इज पार्शियल, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ आइदर ऑफ द कंपोनेंट्स, either of the components is directly proportional, is directly proportional to the mole fraction of that component, of that component in the solution, partial vapor pressure of that component in the solution। ठीक है, तो क्या बोला बेटा राहुल जी ने, he said at constant temperature total vapor pressure किसी भी solution का will be the sum of वेपर प्रेशर ऑफ बोथ द कंपोनेंट्स। फिर उन्होंने कहा क्लॉज नंबर 2 में दैट पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ आइदर ऑफ द कंपोनेंट। पार्शियल वेपर प्रेशर मतलब ये दो कंपोनेंट पूरा का पूरा प्रेशर कुछ इसकी बदौलत है, कुछ इसकी बदौलत है, एक ही कंपोनेंट सिर्फ वेपर प्रेशर में योगदान नहीं डाल रहा है यहाँ पे। दैट्स व्हाई वी हैव chosen a word partial। Partial vapor pressure of either of the component is directly proportional to the mole fraction of that component in the solution। तो ये आपका राउल्स लॉ है बेटा, जो आपने अच्छे से लर्न करना है पहले। ठीक है बेटा, तो ये हो गया हमारा राउल्स लॉ। अब राउल्स लॉ का ग्राफ कैसा होना चाहिए, शुरू में मेरे पास कंटेनर में क्या था, सिर्फ और सिर्फ C2H5OH एंड दूसरे कंटेनर में आई वाज इनिशियली हैविंग व्हाट, दैट वाज CH3OH। ठीक है, इसकी वजह से इसका प्योर प्रेशर कितना था, PA नॉट। इसके मोल फ्रैक्शन सपोज हमने यहां पे लिए कितना, दैट इज XA, सॉरी
ए की जगह पे हमने यूज किया था जो भी वेरिएबल, वी विल बी यूजिंग दैट ओनली, दैट इज पी ई नॉट एंड इसका मोल फ्रैक्शन एक्स ई। एंड इधर हमारा वेपर प्रेशर किसके बराबर आया था बेटा, पी एम नॉट, नीचे मोल फ्रैक्शन था इसका एक्स एम। ठीक है बेटा, अगर अब आपको वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ ड्रॉ करना पड़े अकॉर्डिंग टू राउल्ट, हाउ यू विल बी एबल टू ड्रॉ इट। अगर तो आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया, इट विल बी प्रीटी इजी फॉर यू पीपल। ठीक है, तो हमारे पास बेटा ग्राफ दोनों कंपोनेंट्स को इकट्ठा लेकर के चलेंगे। यहां पे अज्यूम कर लेते हैं कि मेरे पास सिर्फ मोल्स हैं किसके, इथेनॉल के। ठीक है, कितना है बेटा, फिर से एक्स ई यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ वन कंपोनेंट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड कंपोनेंट, टोटल कितना रहता है 1। सम ऑफ बोथ द कंपोनेंट्स रिलेटेड टू मोल फ्रैक्शन इज ऑलवेज 1। ठीक है, एक्स एक्सिस के अलोंग हम लेंगे मोल फ्रैक्शन, वाई एक्सिस के अलोंग इट विल बी वेपर प्रेशर ऑन दिस साइड एज वेल एज ऑन दिस साइड। ठीक है, तो शुरू में मेरे पास सपोज कंटेनर में सिर्फ इथेनॉल ही पड़ा हुआ है, इसका मतलब मोल फ्रैक्शन पूरे का पूरा यूनिटी इज फॉर इथेनॉल इटसेल्फ। ठीक है, एंड वेपर फॉर्म में भी अगर कंटेनर में है इथेनॉल बेटा, तो वेपर फॉर्म में भी कौन जाएगा, सिर्फ इथेनॉल जाएगा। मींस अगर मैं वेपर्स की बात करूं, वेपर प्रेशर की बात करूं, सपोज दिस इज योर पी ई नॉट। ठीक है, इसको साइड में रख लेते हैं, पीई नॉट वेपर। अगर लिक्विड ही एक पड़ा हुआ है कंटेनर में, तो वेपर फॉर्म में भी सिर्फ वो ही लिक्विड एंटर होगा, तो वेपर प्रेशर विल बी प्रेशर ड्यू टू इथेनॉल। ठीक है, अब आपने धीरे 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 जिस कंटेनर में इथेनॉल था दैट इज C2H5OH, आपने इसमें धीरे धीरे ऐड करना शुरू किया किसको, मीथेनॉल को, यानी कि CH3OH। धीरे धीरे ऐड करते जा रहे हो, इसकी मोल फ्रैक्शन धीरे 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 क्या होती जा रही है, कम होते 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 सपोज फाइनली इट अप्रोचेस टू 0। यानी कि जब हम यहां पे पहुंचे, आपको नाम मात्र के बराबर ऑलमोस्ट 0 अमाउंट में इथेनॉल के मोल्स नजर आ रहे हैं। एंड कंटेनर में अब मेजर कंपोनेंट कौन पड़ा हुआ है, मीथेनॉल। दैट मीन्स इस साइड में ग्राफ के हमारे पास मीथेनॉल का मोल फ्रैक्शन आएगा 1, इथेनॉल का इट विल टर्न टू 0 बिकॉज व्हाइल मेकिंग सॉल्यूशन we were slowly adding and adding and adding and adding. Finally what we observed that we have added too much amount of methanol के पूरे कंटेनर में, जिसमें पहले इथेनॉल वाज डोमिनेंट, अब उसमें मीथेनॉल बहुत ज्यादा एक्सट्रीम अमाउंट में आके हमारे पास बैठ गया। इसका मतलब इस साइड में हमारे पास वेपर फॉर्म में भी कौन नजर आएगा, अब सिर्फ मीथेनॉल। एज्यूमिंग कि ये मार्क मेरे पास है पीएम नॉट का, दिस इज प्रेशर ड्यू टू प्योर मीथेनॉल। ठीक है, बट जब हम उधर थे बेटा, इधर मीथेनॉल कितना था 0। इसका मतलब अगर हम यहां से यहां में इसको कंबाइन करूं, यू विल बी हैविंग दिस ग्राफ। ऊपर वाला ग्राफ किसके लिए है, दिस इज प्रेशर ड्यू टू इथेनॉल, जो कि किसके बराबर है बेटा, पीई नॉट एक्स ई। नीचे वाला ग्राफ किसके लिए है बेटा जी, पीएम के लिए, किसके बराबर है, पीएम नॉट एक्स एम। नाउ व्हाट अबाउट द टोटल वेपर प्रेशर। जब कहानी हमारे पास ये थी कि दोनों ही कंपोनेंट सॉल्यूशन में पड़े हुए हैं, टोटल वेपर प्रेशर अगर आपको फाइंड आउट करना है तो वो कैसे आएगा, इस ग्राफ में कैसे पता चलेगा, ये पॉइंट्स को ज्वाइन देम। ठीक है बेटा, तो ये जो आपकी ग्रीन लाइन है, दिस इज रिप्रेजेंटिंग पी टोटल विच इज द सम ऑफ पीई, दैट इज प्रेशर ड्यू टू इथेनॉल मॉलिक्यूल्स प्लस प्रेशर ड्यू टू मीथेनॉल मॉलिक्यूल्स। सो ये हमारा राउल्स लॉ के अकॉर्डिंगली ग्राफ बन के आया। पहले इथेनॉल मियरली, यानी कि वन कंपोनेंट आउट ऑफ द सॉल्यूशन,
Here ethanol and methanol we are just considering as example. You can consider some other liquids as well as a part of solution. तो मैंने इथेनॉल मिथेनॉल को लेके यहाँ पे सॉल्यूशन क्रिएट किया. पहले merely pressure was due to ethanol, then it was merely due to methanol. तो this is vapor pressure versus mole fraction का ग्राफ for your राउल्स लॉ. ठीक है बेटा, ये हो गया ग्राफ. अब फाइनल एक्सप्रेशन पे बेस्ड देखते हैं कि यहां से न्यूमेरिकल्स कैसे कैसे बनके हमारे एग्जाम में आ सकते हैं. तो फाइनल एक्सप्रेशन पहले तो दैट इज पी टोटल इज इक्वल्स टू प्रेशर ड्यू टू वन कंपोनेंट प्लस प्रेशर ड्यू टू सेकेंड कंपोनेंट. ये किसके बराबर? दैट इज पीई नॉट vapor pressure of the first component in its pure form when it was individually lying in the container into its mole fraction plus P m naught xm. ठीक है बेटा, तो ये हमारे पास सबसे पहला एक्सप्रेशन जिसको आप यूज करके न्यूमेरिकल करने की कोशिश करोगे. इसको यहां पे रखते हैं. लेट्स चेक इट आउट कि कैसे कैसे न्यूमेरिकल्स हमारे पास बन सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल इधर है इंफॉर्मेशन मेरे पास किसकी? इथेनॉल की, C2H5OH. इसका गिवन मास एज्यूम कर लेते हैं. लेट इट बी गिवन मास ऑफ इथेनॉल बी 92 ग्राम्स. ठीक है. मोलर मास इथेनॉल का बेटा आप खुद निकालोगे. क्यों? क्योंकि हमें मोल फ्रैक्शन में नंबर ऑफ मोल्स की रिक्वायरमेंट रहेगी. गिवन मास है मॉलिक्यूलर मास ऑफ इथेनॉल कितना आ जाएगा? कार्बन के 2 एटम्स पड़े हुए हैं इसमें, हाइड्रोजन के 6 एंड ऑक्सीजन इज 1. ठीक है. ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास इज 16, एक पड़ा हुआ है. तो इट विल बी द सम ऑफ, इधर करते हैं 24 फ्रॉम हियर, देन इज 6 फ्रॉम हियर एंड 16. तो इनको ऐड करोगे बेटा, यू विल गेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ योर इथेनॉल. इट केम आउट टू बी 46 ग्राम्स. ठीक है. गिवन मास है, मॉलिक्यूलर मास है. ठीक है. इधर भी ले लेते हैं सेम वे. लेट अस अज्यूम मीथेनॉल का गिवन मास, मीथेनॉल दैट इज CH3OH, इसका गिवन मास लेट इट बी 32 ग्राम्स. इसका मॉलिक्यूलर मास, मोलर मास खुद निकाल के देखना, इट इज 32 ग्राम्स ओनली. ठीक है. तो अगला काम क्या करके रख लो साइड में, क्योंकि मोल फ्रैक्शन आपको फाइंड आउट करनी है बेटा. किसकी? इथेनॉल की भी. जिसकी भी मोल फ्रैक्शन फाइंड आउट करते हैं उसके नंबर ऑफ मोल्स हम ऊपर लेते हैं, नीचे टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूशन. ठीक है. ऐसे ही आपको फाइंड आउट करना है XM, दूसरे कंपोनेंट की मोल फ्रैक्शन. तो नंबर ऑफ मोल्स मीथेनॉल के ऊपर, नीचे टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूशन. इसका मतलब हमें दोनों के नंबर ऑफ मोल्स चाहिए. इसके नंबर ऑफ मोल्स निकालो. नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने का फॉर्मूला, इट इज द रेशियो ऑफ गिवन मास टू दैट ऑफ मॉलिक्यूलर मास. तो यहां से गिवन मास कितना था बेटा? 32, मॉलिक्यूलर मास भी 32, कितना आ गया? 1 मोल. ठीक है. यहां से आ गया नंबर ऑफ मोल्स दैट इज 1. इधर से निकालो नंबर ऑफ मोल्स, that is n is equals to given mass is 92, molecular mass is 46, it will be 2. तो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स आ गए इथेनॉल के भी, मीथेनॉल के भी. तो मोल फ्रैक्शन कितना रहेगा बेटा? यहां से निकालो मोल फ्रैक्शन इथेनॉल का. नंबर ऑफ मोल्स इसके खुद के ऊपर, नीचे टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेनॉल प्लस मीथेनॉल which came out to be how much? 2/3. तो इसका मोल फ्रैक्शन आ गया 2/3. ठीक है. इसको अलग से मार्क कर लेते हैं ताकि न्यूमेरिकल करते करते हमारे पास मेन चीजें सामने तुरंत नजर आए. तो इसका मोल फ्रैक्शन क्या आएगा बेटा? ऊपर नंबर ऑफ मोल्स मीथेनॉल के, नीचे टोटल नंबर ऑफ मोल्स ये. तो हमारे पास मोल फ्रैक्शन आ गया दोनों का. गिवन मास वाज देयर, मॉलिक्यूलर मास हमने निकाल लिया. मॉलिक्यूलर मास निकाल के हमने यहां से नंबर ऑफ मोल्स निकाल के मोल फ्रैक्शन निकाल लिया.
ठीक है। तो बेटा सपोज हमें न्यूमेरिकल ने दे रखा है क्या, वी आर हैविंग, हमें क्या दे रखा है न्यूमेरिकल ने, वी आर हैविंग प्रेशर एज वेल, यानी कि प्योर फॉर्म में पीई नॉट, फॉर एग्जांपल हमें दे दिया 50 mm ऑफ मर्कुरी एंड पीएम नॉट हमें दे दिया लेट इट बी 40 mm ऑफ मर्करी, 40 mm ऑफ मर्करी। ये किसके यूनिट्स हैं बेटा जी, प्रेशर के, ये प्रेशर के यूनिट्स हैं। प्रेशर प्योर फॉर्म में इथेनॉल का 50 दे दिया सपोज आपको, एंड मीथेनॉल का प्योर फॉर्म में आपको प्रेशर दे दिया कितना, दैट इज 40 mm ऑफ मर्करी। ठीक है, अब हमारे पास ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, सब कुछ है। तो पुट इन ऑल द वैल्यूज, फाइंड आउट फर्स्ट पीई देन पीएम, देन ऐड देम अप टू फाइंड आउट द टोटल प्रेशर। ठीक है, तो पहले बेटा फाइंड आउट कर लेते हैं क्या, लेट्स फाइंड आउट पीई। पीई इज इक्वल्स टू पीई नॉट एक्स ई, पीई नॉट हमें दिया 50, एक्स ई हमारे पास आया था 2/3, कितना बना 100/3, 100/3 डिवाइड करके चेक कर लो इसको साइड में कि कितना आएगा, 3 3 9, 103, इट विल बी 33.33। ठीक है, तो हमारे पास इसका आंसर कितना आया, दैट इज 33.33 यूनिट्स क्या रहेंगे, प्रेशर के यूनिट्स क्या रहते हैं बेटा, mm ऑफ मर्कुरी of Hg. Similarly, you have to find out what, you have to find out your PM. तो PM भी निकाल लो, what is your PM, that is pressure due to methanol, that is PM naught XM। PM naught हमें कितना दिया था 40, XM कितना था हमारे पास, that was 1/3, तो it will be 40 divided by 3, 40 divided by 3, कितना आंसर आएगा बेटा यहां से 13 पॉइंट, इट विल बी 13.33 mm ऑफ मर्कुरी। ठीक है, हमारे पास पीएम आ गया, हमारे पास पीई आ गया, तो टोटल प्रेशर किसके बराबर, व्हाट इज टोटल प्रेशर इक्वल्स टू, टोटल प्रेशर इज द सम ऑफ पीई वन कंपोनेंट एंड दैट ऑफ द अदर। तो पहले कंपोनेंट का हमारे पास प्रेशर आया 33.33 mm ऑफ मर्करी, दूसरे का आया बेटा 13.33 mm ऑफ मर्करी, कितना बन गया 3366 46.66 mm ऑफ मर्करी। ये हमारे पास आंसर आ गया बाय अप्लाइंग राउल्स लॉ, पूरे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर। तो इसमें हमें एक बार फिर से क्या क्या गिवन था, दोनों कंपोनेंट्स का गिवन मास हमारे पास था, बाद में हमने मोलर मास दोनों कंपोनेंट्स का निकाल लिया। ठीक है जी, उसके बाद हमने दोनों कंपोनेंट्स के नंबर ऑफ मोल्स निकालने के बाद दोनों कंपोनेंट्स का मोल फ्रैक्शन निकाल लिया। आपको प्योर फॉर्म का प्रेशर दोनों कंपोनेंट्स का गिवन था, जहां से कि आपने दोनों कंपोनेंट्स का प्रेशर निकाला बाय अप्लाइंग द फॉर्मूला पी ए नॉट एक्स ए, पी बी नॉट एक्स बी, दोनों को ऐड करके आपके पास आ गया यहां से पी टोटल। एक तो मेथड ये जिसमें आपको गिवन मास था, अगर गिवन मास की जगह पे बेटा आपको ऑलरेडी नंबर ऑफ मोल्स ही दे दे क्वेश्चन, फॉर एग्जांपल इथेनॉल है आपके पास, दैट इज C2H5OH CH3OH, instead of providing you mass, if the question straightway gives you 3 moles of ethanol, 2 moles of methanol, फिर आपकी गेम और इजी हो जाएगी टू प्ले, क्योंकि आपको यहाँ पे नंबर ऑफ क्योंकि ऑलरेडी आपको क्या है यहाँ पे मोल्स दे ही दिए हैं, आपको अब सिर्फ मोल फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है दोनों कंपोनेंट्स का, दोनों कंपोनेंट्स का मोल फ्रैक्शन फाइंड आउट करके फाइनल एक्सप्रेशन में डाल दो, क्योंकि न्यूमेरिकल आपको मोस्ट ऑफ द टाइम पी ई नॉट दे ही देगा। ठीक है, एंड पीएम नॉट भी अगर आपके पास होगा
तो आप इजी वे से यहां से टोटल प्रेशर फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, दूसरा मेथड ये। तीसरा न्यूमेरिकल बेटा जो यहां से बन सकता है, हमारे पास आया था P टोटल इज इक्वल्स टू P ई प्लस P M, P ई नॉड एक्स ई P M नॉड एक्स M। हमने कहा था एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल्स टू 1 रहता। अगर मैं बोलूं मेरे पास एक्स ए फाइंड आउट करना और एक्स बी मुझे गिवन है, तो 1 माइनस एक्स बी विल बी एक्स ए। फॉर एग्जाम्पल मुझे यहाँ पे इसकी जगह पे अगर मैं डाल दूं 1 माइनस एक्स ई, व्हाट इज एक्स एम इज इक्वल्स टू, यहीं से वो एक्सप्रेशन आपके पास आएगा। तो आपके पास आएगा पी ई नॉड एक्स ई प्लस पी एम नॉड 1 माइनस एक्स ई। ठीक है बेटा, तो यहां से ब्रैकेट खोल लो, आपके पास आएगा पी ई नॉड एक्स ई प्लस पी एम नॉड माइनस पी एम नॉड एक्स ई। ओके, इसके बाद बेटा जी हमारे पास व्हाट नेक्स्ट, इनको इकट्ठा लिखो। यहां से क्या बनेगा हमारे पास, वी विल बी हैविंग पी एम नॉट। ठीक है, पी एम नॉट प्लस ये है हमारे पास पी ई नॉट एक्स ई माइनस पी एम नॉट एक्स ई। देखें यहां से एक्स ई क्या आ जाएगा कॉमन, तो हमारे पास बनेगा पी एम नॉट प्लस एक्स ई कॉमन में आ गया, अंदर आ गया बेटा पी ई नॉट माइनस पी एम नॉट। तो ये भी एक एक्सप्रेशन है जो न्यूमेरिकल्स में यूज हो सकता है आपका। इस पे क्या न्यूमेरिकल बनता है, कैसे न्यूमेरिकल बन सकता है, वो हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। बाय द टाइम प्रैक्टिस दिस होल कॉन्सेप्ट, ताकि आपको अगली क्लास का लेक्चर अटेंड करने से पहले राउल्स लॉ ऑफ लिक्विड एंड लिक्विड सॉल्यूशन पूरा क्लियर हो, तब हम इसके साथ डील करेंगे। टिल देन ऑल द बेस्ट एंड गुड बाय।